गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पार्ट 1। और कल की वीडियो में हमने अध्ययन किया था कृषि पद्धतियों में खाद एवं उर्वरक देना एवं सिंचाई को। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है इसमें खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। देखिए, हम जब खेतों में फसल बोते हैं तो फसल के साथ खेतों में कुछ अनावश्यक पौधे उगाते हैं। खेतों में जब फसल बोई जाती है तो फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे खेतों में उगाते हैं। अनावश्यक पौधे। अब अनावश्यक पौधे कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, अनावश्यक पौधे वो होते हैं जिनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता है, कोई उनकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने खेत में बो दिए गेहूं, तो गेहूं के साथ खेत में यदि बथुआ उगाती है या फिर बथुआ उगाता है या फिर कोई अन्य अनावश्यक पौधे उगाते हैं तो उन वे सारे किस्म आते हैं, खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। ये अनावश्यक पौधे होते हैं। अब ये खरपतवार जो होते हैं, ये खरपतवार हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। हमारी फसल के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती है। अब हानिकारक किस प्रकार होते हैं? देखिए, मिट्टी के अंतर्गत पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिट्टी के अंतर्गत पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो हमारी फसल होती है वो इन पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और पोषक तत्वों को ग्रहण कर करके अच्छी वृद्धि करती है, हमारे लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा एक निश्चित स्तर तक पाई जाती है। अब यदि केवल फसल है हमारे खेत में और अनावश्यक पादप नहीं है तो इन पोषक तत्वों की पूर्ण मात्रा हमारे फसल के लिए मिलती रहेगी। यदि इस फसल के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे खरपतवार और है तो खरपतवार के पादप क्या करते हैं? उस खरपतवार के पादपों के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अर्थात फसल के साथ साथ वो खरपतवार भी इन पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, जिससे हमारी फसल को पूर्ण मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जब इनके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो हमारी फसल स्वस्थ वृद्धि नहीं कर पाती है, फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह खरपतवार हमारी फसल के लिए हानिकारक होती है। सबसे पहले यहां पर अध्ययन करते हैं खरपतवार किसे कहते हैं, परिभाषा क्या देंगे इसकी। खेतों में फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। खेतों में फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। अब ये खरपतवार हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए इस खरपतवार को नष्ट करना आवश्यक है। अब इस खरपतवार को हम नष्ट किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, खरपतवार को नष्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, खरपतवार को नष्ट करने का सबसे पहला एक साधन तो यह है कि हम उस खरपतवार को उखाड़ कर फेंक दें। उखाड़ के फेंकना। खरपतवार उखाड़ कर यदि फेंक देते हैं तो खरपतवार नष्ट हो सकती है। दूसरी बात यह आती है कि गर्मियों के दिनों में खेतों में हल चलाकर यदि अपन गर्मियों के दिनों में खेतों में हल चलाते हैं तो हल चलाने से मिट्टी खुल जाती है और जो उसके अंदर खरपतवार के बीज पड़े होते हैं वो तेज धूप के कारण उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे फिर वो उग नहीं पाते, उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। और एक आता है इसमें खरपतवार नाशी रसायनों का छिड़काव करके। खरपतवार नाशी द्वारा प्रश्न आता है, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? तो वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं खरपतवार नाशी कहलाते हैं। वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे कि मैं नाम बता दूं आपकी दवाइयों के, एक है 2,4-D और एक आती है 2,4,5-D। ये दोनों खरपतवारनाशी रसायन हैं।
इनका छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाती है। जब खरपतवार नष्ट हो जाती है तो हमारे खेत में फसल शेष रह जाती है, जिससे फसल को पूर्ण मात्रा में पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश, जल आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं, जिससे फसल अपनी अच्छी वृद्धि करती है, हमारे लिए उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये था आपका खरपतवार। खरपतवार के बाद अगला पॉइंट आता है इसमें कटाई। कटाई देखिए, हमने रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, शुरुआत में मिट्टी तैयार की। मिट्टी तैयार करने के पश्चात हमने खेतों में बुवाई की। बुवाई करने पर जब फसल उगाती है तो फसल के उगाने पर हम खेतों में खाद और उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों की। सिंचाई करने के पश्चात खरपतवार यदि होती है तो खरपतवार को नष्ट करते हैं। जब फसल हमारी पक करके तैयार हो जाती है तो फसल के पककर तैयार होने के पश्चात हमें हमारे सामने जो मुख्य बात तो जो आती है वो ये आती है, हमें खेतों में से फसल क्या करें, कटाई करें। ठीक है ना, खेतों क्या करते हैं, खेतों में फसल क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो खेतों में फसलों की कटाई करना किसे कहते हैं? फसल के पक जाने पर उसे काटना ही क्या कहलाता है, कटाई करना कहलाता है। फसल के पक जाने पर उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई करना कहलाता है। अब ये कटाई का जो कार्य होता है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ के द्वारा किया जाता है, हाथों से किया जाता है। कैसे कि हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दरांती या हंसिया के द्वारा उस फसल की कटाई करते हैं। फसल को जमीन के पास से काट लेते हैं या फिर हम उस पादप के ऊपर से फलियों को काट करके अलग कर लेते हैं, जिसे हम फसल की कटाई करना कहते हैं। अब फसल की कटाई एक तो अपन हाथों के द्वारा करते हैं, एक फसल कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा। और मशीन होती है हार्वेस्टर मशीन। इस हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई करने के पश्चात फसल की कटाई हो जाती है तो फसल को सुखाया जाता है पहले, और फसल को सुखा करके फिर उसकी हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, कुटाई करते हैं फसल की। अब थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग किसे कहते हैं? अनाज की सूखी डंडियों से या फसल से अनाज को पृथक करना, अनाज और भूसे को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। जो फसल जो होती है, अनाज जो डंडियां जो होती हैं, उनसे फसल से अनाज और भूसे को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। अब अपने गांव में ये जो प्रक्रिया की जाती है थ्रेसिंग की, वो किस द्वारा की जाती है, कटर के माध्यम से करते हैं। अपने गांव कटर होती है, मशीन होती है, जिसकी सहायता से अपन अनाज और भूसे को अलग कर लेते हैं। हार्वेस्टर मशीन फसल की कटाई करने का कार्य करती है, लेकिन एक मशीन और आती है, कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन, इस कॉम्बाइन मशीन दो कार्य करती है, फसल की कटाई भी करती है और फसल की कुटाई भी करती है। दोनों कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा। फसल की कटाई और कुटाई को संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया जाता है, कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जिससे हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और कम समय में दोनों कार्य आसानी से हो जाते हैं। अब कटाई अब हो जाती है, कुटाई अब हो जाती है, तो अनाज अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। यह सारा कार्य होने के पश्चात जो लास्ट चीज निकल के आती है इसमें, वो आती है भंडारण। भंडारण देखिए, अनाज के निकल जाने पर, जब अनाज निकल के अपने पास आ जाता है तो आ जाने के पश्चात हम इस अनाज का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। भंडारण करते हैं। कुछ किसान क्या करते हैं कि अनाज पैदा होने के पश्चात उस अनाज को मंडियों में ले जाकर के बेच देते हैं, पैसा प्राप्ति के लिए, आर्थिक महत्व के लिए इस अनाज को बेच दिया जाता है। जबकि कुछ किसान अपने अनाज को अपने घर में संचय करते हैं। तो अनाज के भंडारण के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन विशेष सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात यह आती है कि अनाज का भंडारण करने से पूर्व अनाज को धूप में सुखाना चाहिए।
धूप में रखना चाहिए उसे। धूप में सुखाने के पश्चात जब धूप में सूख जाती, क्योंकि कुछ नमी रहती है उसमें, धूप में सूख जाने के पश्चात फिर उसे 1 या 2 दिन छाया में रखना चाहिए, ठंड में रखना चाहिए। और छाया में रखने के पश्चात फिर उचित टंकियों में, बोरियों में, जिसमें अपन उसको स्टोर करते हैं, उसमें उसका भंडारण करना चाहिए। अनाज का भंडारण करते समय अनाज की टंकियों में हमें अनेक प्रकार की दवाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारा अनाज खराब नहीं होता है। जैसे कपूरी गोलियां रखी जाती हैं, नेक्स्ट तंबाकू रखा जाता है, सामान्य रूप से नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं अपन। इन सब के द्वारा अपन अनाज को खराब होने से बचा सकते हैं। अब बाजार में जो बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, इन मंडियों में अनाज के भंडारण के लिए गृह बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन साइलो कहते हैं। अनाज मंडियों में अनाज के भंडारण के लिए बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। वहां पर भी अनाज का भंडारण किया जाता है। तो ये बात थी अपने अनाज के भंडारण की। ये आपकी कृषि की पद्धतियां हो गई, कृषि के चरण हो गए। एक छोटा सा पॉइंट इसमें आता है कि फसल और पर्यावरण में क्या संबंध है। फसल और पर्यावरण में क्या संबंध है। फसल और पर्यावरण, क्रॉप एंड एनवायरमेंट। पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है कि फसल पर्यावरण को शुद्ध किस प्रकार से बनाए रखती है। देखिए, फसल पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखती है, क्योंकि फसल से पर्यावरण शुद्ध रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है बिल्कुल। क्योंकि जब फसल चारों तरफ होती है तो हरियाली होती है, और हरियाली के होने पर पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। दूसरी बात, फसल के द्वारा वातावरण का तापमान निश्चित बना रहता है। फसल से तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान सही बना रहता है। फसल से वातावरण में आर्द्रता बनी रहती है, नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है फसल से। फसलों से पर्यावरण की सुंदरता बढ़ती है। देखिए, गर्मियों के दिनों में जिस समय फसल नहीं होती खेतों में, आप खेतों को देखिए क्या सुंदर लगते हैं, नहीं। लेकिन जिस समय चारों तरफ फसल होती है, उस समय आप प्रकृति को निहारिए, प्रकृति को देखिए, आपके लिए प्रकृति की सुंदरता का अनुभव होगा। प्रकृति चारों तरफ से देखने पर सुंदर लगती है। फसल वर्षा कराने में भी सहायक होती है, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा, वर्षा अपने आप होगी। तो फसल काफी हद तक जाकर के पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखती है, पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालती है। यह था आपका पाठ 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कल की वीडियो में हम पाठ 2 प्रारंभ करेंगे, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। लेकिन इससे पहले ध्यान रखें कि कल की वीडियो से हम आपके लिए इस पाठ के कुछ प्रश्न लिखाएंगे, तो आप साथ में रजिस्टर लेकर के बैठें ताकि आप प्रश्नों को लिख सकें। मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखाता हुआ चलूंगा और बोलूंगा भी, आप साथ साथ नोट करेंगे इसको। धन्यवाद।